नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक और मॉडल पेपर की। क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर का सेशन चल रहा है, एग्जाम आने वाली है आप लोगों की, है ना। तो मई से यानी कि कुछ बच्चों की 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है और कुछ बच्चों की 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है एग्जाम फर्स्ट ईयर वालों की। और कुछ यूनिवर्सिटी है जो थोड़ा लेट भी ले रही है, बट एग्जाम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने ही वाले हैं। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए बीए फर्स्ट ईयर के सभी विषयों पर जो कि अभी परिवर्तित हुए हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, जो आपका सिलेबस में एक बड़ा बदलाव हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं सारे सब्जेक्टों पर मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसमें अभी तक 7 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर भी चुका हूँ, जिसमें हिंदी साहित्य जो जिनका मेजर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी वाला भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री वाले में एक सब्जेक्ट, एक लास्ट वाला पेपर बचा है, 2 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं मेजर के। लेकिन दोस्तों, चूंकि आपकी डिमांड जो आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले जो है सेशन को उसमें बीच में रोक करके, और आज आपको मैं हिंदी भाषा एवं संस्कृति यानी आपके फाउंडेशन वाला सब्जेक्ट देने जा रहा हूँ। तो फाउंडेशन में हिंदी भाषा एवं संस्कृति में आपको सभी को पता है कि पहले एमसीक्यूज पूछे जाते थे आप लोगों से, लेकिन अब वो एमसीक्यू वाला पोर्शन पूरी तरह हटा दिया है। हाँ, कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं। मैं ये भी नहीं, क्योंकि अब पहली जो जब से बदलाव हुआ है, चेंजेस हुआ है, उसका फर्स्ट ईयर ही है, तो अभी अभी एग्जाम होने होंगे, तो अब जो है पूरी तरह क्लियर हो पाएगा कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एमसीक्यूज पूछती है। लेकिन ये तय है कि कंप्लीटली सिर्फ एमसीक्यू नहीं पूछेगी। अब आपका जो मेन पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर में वो थ्योरेटिकल होगा, है ना। और कुछ भाग है, जो है कुछ छोटा सा हिस्सा एमसीक्यूज पूछे जा सकता है। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर 100 नंबर का आपका पेपर है, तो 75 नंबर तक आपका थ्योरी वाला पेपर हो सकता है, और उसी में 25 नंबर तक जो है आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं होगा एमसीक्यूज का, है ना। तो दोस्तों, इस थ्योरी वाले पेपर को ध्यान में रखते हुए अन्य सब्जेक्टों की तरह मैं 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल करके लाया हूं हिंदी भाषा एवं संस्कृति में। अब आपने अगर कोई बुक ली होगी, कोई बुक पढ़ी होगी, तो आपने उसमें देखा होगा कि लगभग 200-250 क्वेश्चन आपको हिंदी भाषा में पढ़ने को मिल रहे हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन। रीजन क्या है? बड़ा बदलाव हुआ है। यूनिवर्सिटी पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा करके दे दे, इसलिए सभी पब्लिकेशन बड़े परेशान हो चुके हैं, और उसी परेशानी में हम भी हैं। और लेकिन फिर भी जो है, मैं आप लोगों की बस ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसा है हमारे पास में कि हम सभी क्वेश्चनों में से कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाल कर ले आते हैं जो कि 90% तक आपका पेपर बन ही जाता है इसी मॉडल पेपरों से। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए ये 15 क्वेश्चन में आज आपको हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाले पोर्शन से, इस सब्जेक्ट से देने जा रहा हूं, जो आपको फाउंडेशन का सब्जेक्ट है। फाउंडेशन में आपका हिंदी और इंग्लिश है। एक सब्जेक्ट वैल्यू एडेड कोर्स में भारत बोध होता है ना। वैल्यू एडेड कोर्स में, वैल्यू एडेड कोर्स के नाम से, उस पर मैं मॉडल पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। इसी प्लेलिस्ट जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसी प्लेलिस्ट को अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको इजीली वहां पर नजर आ जाएंगे। सारे जितने सब्जेक्ट पर मैंने मॉडल पेपर दिए वो सब आपको दिखाई देंगे, सब नजर आ जाएंगे। क्लियर है? तो आइए हिंदी भाषा एवं संस्कृति पर आज हम शुरुआत करते हैं उन 15 प्रश्नों की जो आपको एग्जाम की टेंशन से पूरी तरह से मुक्त कर देंगे। एक बार अच्छे से थंबनेल को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, है ना। हिंदी भाषा और संस्कृति बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए फाउंडेशन का विषय है, जिसमें मैं आज आपको 15 टॉप कैटेगरी के आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है कि 75 कुछ यूनिवर्सिटियां 75 पोर्शन आपका थ्योरी वाला रख दे, और 25 क्वेश्चन जो है 25 नंबर के जो पोर्शन है वो एमसीक्यूज रख दे। तो एमसीक्यू वाला पोर्शन भी हम स्किप नहीं करेंगे, ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू वाला पोर्शन भी स्किप नहीं करेंगे। मैं आपको ये भी प्रोवाइड करूंगा, टॉप 50 एमसीक्यूज भी दूंगा जिनकी एग्जाम में आने की अत्यधिक संभावनाएं रहेंगी। क्लियर है? तो पहले आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन देने जा रहा हूं। कल या जैसे आपकी कमेंट आएगी, कमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये टॉप 50 एमसीक्यूज वाला सेशन अलग से लेकर के आऊंगा। लेकिन ये सेशन जो है आपकी कमेंटों पर निर्भर करता है। मुझे जो है मैक्सिमम कमेंट चाहिए, इसके लिए अगर आप कमेंट करके रिक्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल मैं जल्दी से ये एमसीक्यूज वाला सब सेशन भी लेकर के आ जाऊंगा आपकी हिंदी भाषा और संस्कृति के लिए, ठीक है ना। और इंग्लिश वाला बचा हुआ, तो इंग्लिश में थोड़ा सा जैसे हिंदी में कंफ्यूजन बनी हुई थी, ऐसे इंग्लिश में भी थोड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। इसलिए हालांकि मैं और मेरी टीम के द्वारा जो है निरंतर उस पर वर्क चल रहा है। अभी बहुत जल्दी उस पर भी आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा आपको पता होगा, ये लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये जो नोट्स के बारे में, ये सब मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलिए, हिंदी भाषा और संस्कृति की पहला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चनों में श्रेणी में, वो पहले क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और ध्यान सुनिएगा।
दो सेक्शन में मैं आपको यहाँ पर मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा। सेक्शन ए में मैं आपको दूंगा दीर्घ प्रकृति के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। और सेक्शन बी में इसी लेक्चर में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों, ठीक है ना। तो 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, ये कंप्लीट हमें पढ़ना है। तो चलिए दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों से कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास और विशेषताओं का विवेचन करते हुए हिंदी भाषा के साथ इसके संबंधों तथा इस परंपरा में हिंदी की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। बताइए मुझे इस प्रश्न में कितनी टर्म आप लोगों से पूछी गई है। अगर मैं कहूं तो इस प्रश्न में आप लोगों से 4 टर्म विशेष रूप से पूछी गई है। 4 टर्म पूछी गई। विकास और विशेषताओं को अगर हम समाहित कर लें, टर्म कैसे पहचानते हैं तो ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है आपके क्वेश्चनों का। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास और विशेषताओं को बताते हुए, विकास कैसे हुआ, भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या रही है, इनको बताते हुए हिंदी भाषा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का संबंध और हिंदी की प्रासंगिकता, इस परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी की प्रासंगिकता क्या रही है, ये बताना है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों से 4 टर्म इस प्रश्न में मुख्य रूप से पूछी गई है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से प्रश्न जब भी आप लोग पढ़ें तो उसकी मुख्य टर्म को जरूर निकाल लिया करें कि मेन टर्म आप लोगों की क्या है प्रश्न की, यानी कि प्रश्न में आपसे मुख्य रूप से पूछा क्या जा रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि के जीवन, उनके दर्शन एवं भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि उन्हें भाषा विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता था। तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि के जीवन परिचय बताना है, उनका दर्शन भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान क्या रहे, यानी कि कंप्लीटली उनका योगदान बताना है साहित्य के क्षेत्र में, और उसके बाद में उन्हें भाषा विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है, उसके पीछे रीजन बताने हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, मैथिली शरण गुप्त का परिचय देते हुए उनकी कविता मातृभूमि में व्यक्त भावधारा का वर्णन कीजिए। कौन सा, मातृभूमि कविता में व्यक्त भावधारा का वर्णन आपको करना है। क्लियर है। तो 2 बातें यहां पर, मातृभूमि का सारांश और मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, 2 टर्म आप लोगों से यहां पूछी गई है। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। उनकी कविताओं भरत वंदना और भारती जय विजय करे के भावार्थ के आधार पर निराला के राष्ट्र प्रेम एवं भारत माता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न जो है दोस्तों एकदम आसान से प्रश्न है, बस आपको जरूरत है उन प्रश्नों की मुख्य टर्म को पकड़ने की, पहचानने की। अगर आपने प्रश्नों की टर्म को पहचान लिया कि प्रश्न में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। हिंदी में अधिकतर हमसे गलतियां जो होती है ना दोस्तों, यही गलती होती है कि प्रश्न को हम ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। एग्जाम की हड़बड़ाहट में क्या होता है ना, समय की कमी की वजह से एग्जाम सेंटर में फटाफट थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर अपने अनुसार उसका आंसर करना चालू कर देते हैं, जबकि वो गलत है। पहले प्रश्न को अच्छे से पहचानिए। प्रश्न की पहचान अगर अच्छे से हो गई आप लोगों की, तो आप आंसर बहुत बेहतर तरीके से कर पाए, है ना। इन सबके आंसर कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूं, पर लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप हम सभी प्रश्नों को देख लें। मैं फिर से रिवाइज कर दूं दोस्तों, न्यू सिलेबस है आपका, इसलिए क्योंकि इससे पहले पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी आपसे हिंदी में, यानी कि आपके फाउंडेशन में एमसीक्यूज में ही, मात्र एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया करते थे। पहले सिर्फ आपको टिक लगाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके ज्ञान का परिचय यहाँ पर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब थ्योरी वाला पेपर आ चुका है। यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा इनका, इसलिए नया सिलेबस है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। जितनी सावधानी मैंने इस मॉडल पेपर में रखी है, उतनी ही सावधानी आपको भी रखनी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिनको भी नोट डाउन करना है वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर, मुंशी प्रेमचंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश लिखिए। तो दोस्तों देखिए, 2 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय और शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश। क्लियर है ना। अब हो सकता है एग्जाम में इतना ही प्रश्न आ जाए, लेकिन आगे ये प्रश्न क्या बोलता है कि इसकी भाषा शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, यानी अब यहां पर आपके जो है शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है, इसकी भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है वो, और इसके अलावा कहानी सामंतवादी व्यवस्था, कौन सी,
शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है ये सामंतवादी व्यवस्था के पतन पर किस प्रकार प्रहार करती है, ये भी आपको बताना है। 4 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछे गई है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनके निबंध उत्साह का सारांश लिखिए और ये स्पष्ट कीजिए कि उत्साह को श्रेष्ठ गुणों में क्यों माना जाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, रामधारी सिंह दिनकर परिचय, जीवन परिचय उनका और साहित्य में योगदान क्या रहा है इनका, स्पष्ट करना है। साथ ही बताना है कि धार्मिक विश्वास की एकता किस प्रकार मनुष्यों की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाती है। और ये जो कथन है ये कहां से मिलेगा आपको, तो दोस्तों ये मिलेगा दिनकर साहब के द्वारा रचित जो उनका साहित्यिक योगदान रहा है, उस योगदान के तहत आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि धार्मिक विश्वास की जो एकता होती है वो मनुष्यों की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, शब्द किसे कहते हैं। शब्द की अब यहां से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है। शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा दीजिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों को बताइए या उसका शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन करने वाले नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को बीच में रोक करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द, जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं, ये भाषा में किन किन रूपों में विकसित होते हैं, हिंदी के अनेकार्थी शब्दों का उदाहरण सहित स्पष्ट करें। वहीं प्रश्न नंबर 10 है, विराम चिन्हों की परिभाषा, उपयोगिता और महत्व को स्पष्ट करते हुए उनके प्रकार बताइए, साथ ही लेखन एवं वाचन में उनके प्रयोग की महत्ता यानी प्रासंगिकता संक्षेप में समझाइए। वही प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे आप, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, उदाहरण के साथ समझाना है। प्रश्न नंबर 12 है, अच्छे संक्षेपण के गुण लिखिए। एक अच्छे सार लेखन या संक्षेपणकर्ता में किन गुणों का होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 13, आदि शंकराचार्य के जीवन परिचय, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित मठों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, भाषा क्या है, उसकी परिभाषा यानी भाषा की परिभाषा, स्वरूप के अंग, सामान्य विशेषताएं तथा विभिन्न रूपों का वर्णन करना है। साथ ही जीवन में भाषा के महत्व और उसके विकास में उपभाषाओं का योगदान क्या है, ये भी बताना है। और आखिरी वाला प्रश्न है दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, इनके 5 उदाहरण दीजिए और इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में होने वाले परिवर्तन को समझाते हुए उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में अंतर भी बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के जो इस बार 2026 के एग्जाम में फर्स्ट ईयर में धूम मचाने वाले हैं। आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो, बीएससी से फर्स्ट ईयर वाले हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले हो, बीबीए फर्स्ट ईयर वाले हो, बीएचएससी फर्स्ट ईयर वाले हो या बीसीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो, आप सभी के लिए ये हिंदी भाषा वाला जो मॉडल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये 15 प्रश्न किसी भी रूप में छोड़िएगा मत। इन 15 प्रश्नों पर पहले प्राथमिकता दीजिए, इन 15 प्रश्नों को पहले इनकी तैयारी कीजिए। उसके बाद में आपका समय है आपके पास में, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां फाउंडेशन कोर्स का पेपर लास्ट में लेने वाली हैं, तो उनके पास पर्याप्त समय है, वो अच्छे से इसको पढ़ें। लेकिन पहले प्राथमिकता इन 15 प्रश्नों को देना है। इन 15 प्रश्नों की तैयारी पहले कीजिए, उसके बाद की बात है बाकी प्रश्नों की, तो ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे पार्ट 2 यानी सेक्शन 2 पर, सेक्शन बी पर, जिसमें हमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करना है। पहला प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्नों में लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय है ना, दोनों ही इसी में आ जाएंगे। पहला प्रश्न है भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा की भूमिका, ठीक है। दूसरा प्रश्न है महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ का महत्व। प्रश्न नंबर 3, मातृभूमि कविता में गुप्त जी ने मातृभूमि के महत्व का उल्लेख किस प्रकार किया है, यानी कि मातृभूमि कविता में मातृभूमि के महत्व को यहां पर बताना है। प्रश्न नंबर 4 है शतरंज की खिलाड़ी कहानी में लेखक ने क्या दिखाने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 5, मिट्टी तो देसी है, सिर्फ ढांचा या साचा विदेशी है, इसमें अवसर ढलता है, यह कहकर शरद जोशी क्या कहना चाहते हैं।
और प्रश्न नंबर 6 है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्दों का प्रकार के प्रकार बताइए, कौन कितने प्रकार के ये होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है विदेशी शब्द और देशज यानी देशी शब्द ये क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है पर्यायवाची और विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? परिभाषा दीजिए दोनों की, या दोनों को जो है अंतर संबंधों के साथ समझाइए। प्रश्न नंबर 9 है नवनिर्मित शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाए। प्रश्न नंबर 10 है सार लेखन किसे कहते हैं? परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए। कुल मिलाकर 10 प्रश्न आपके ये लघु प्रकृति के भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आपके 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, 10 प्रश्न लघु प्रकृति के कंप्लीट हो जाते हैं आपके 25 प्रश्न। वैसे 25 नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो आपके 15 प्रश्न है ना दीर्घ प्रकृति वाले, वो वास्तव में प्रश्न है। लेकिन जो ये 10 ये प्रश्न जिसको मैं बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है यार, सिंगल सिंगल टर्म है जो आपसे पूछी गई है। अब एक एक टर्म पर अगर आप बात कर लोगे ना, तो आपका और जो आधार होगा ना वो बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत हाई हो जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से जो है आप पेपर करके आ पाएंगे। चलिए, तो ये तो हो गए आपके जो आईएमपी क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको नोट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म की नोट्स ले सकते हैं। जैसे जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ये सारे प्रश्नों के आंसर, और कुछ और प्रश्न आईएमपी जो मेरी नजर में कुछ और खास प्रश्न थे जो यहाँ पर छूटे हुए हैं, उन प्रश्नों को भी नोट्स में समाहित किया गया है। तो उस नोट्स को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसरों की एक नोट्स क्रिएट की जाती है, कस्टमाइज नोट्स बनाई जाती है, जिसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। और मात्र इस प्लेटफॉर्म पर ना, लोधारी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जो एग्जाम टाइम के लिए जो स्पेशल नोट्स होती है ना, मात्र इसी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है। बाकी सारा कंटेंट पूरी तरह निशुल्क होता है। एक भी लेक्चर आज तक पेड नहीं हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर। पिछले 8 सालों का इतिहास है। 8 साल से मैं आपको 80 से ज्यादा सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी लेक्चर को पेड नहीं किया है। सारे के सारे लेक्चर पूरी तरह फ्री है, सारी क्लास नोट्स पूरी तरह निशुल्क है, पूरी तरह फ्री है। लेकिन ये जो नोट्स होते हैं, स्पेशल पीडीएफ नोट्स जो होते हैं, ये टीम के द्वारा बनवाए जाते हैं स्पेशली। इसलिए टीम का जो एक्सपेंस होता है ना दोस्तों, टीम का और जो भी यहाँ का जो भी मेंटेनेंस होता है, वो सब निकालने के लिए ही छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पर रखा जाता है, ताकि आप लोगों को भी सस्ते में नोट्स मिल जाए और हमारी टीम को भी उनका रोजगार मिल जाए। इस तरह से कॉम्बिनेशन दोनों के बीच में बिठाया गया है। ठीक है, कैसे मिलता है, किस मतलब क्या सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो मैं आपको वो शॉर्ट में बता दूं। देखिए, अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, 99 रुपए का। लेकिन इसके अलावा बता दूं मैं आपको, अगर आप ऑल सब्जेक्ट की नोट्स लेते हैं, ऑल सब्जेक्ट में आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव है ना, एमडीसी वगैरह सब कुछ आ जाता है, वोकेश फाउंडेशन वगैरह सब कुछ, तो उसके लिए आपको 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, जो कि आपको 60% डिस्काउंट के साथ मिलता है। याद रखिएगा, है ना। कैसे मिलेगा आपको ये सब कुछ? तो इसके लिए ना इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। जो मोबाइल में देख रहे हैं वो फट से 2 उंगली ऊपर नीचे घुमाए, स्क्रीनशॉट ले लें। जो टीवी या कंप्यूटर में यानी लैपटॉप में देख रहे हैं लेक्चर को, वो अपने मोबाइल से फोटो खींच ले, फोटो खींच करके इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको वहीं पर एक मैसेज मिलेगा सब्सक्रिप्शन का, उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन लेने के तुरंत मतलब 4 से 5 से 10 मिनट लगते हैं आपकी आईडी क्रिएट होने में। आईडी बन जाएगी, आईडी बनने के तुरंत बाद में आपको जो जो नोट्स अभी हाल ही में अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। और जैसे जैसे नोट्स यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, जो बचेंगे वो सब नोट्स भी धीरे धीरे आपको जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ठीक है, ये अभी हाल ही में बता रहा हूँ मैं। आज 29 तारीख को लेक्चर ले रहा हूँ, माफ कीजिएगा 30 तारीख को, है ना। आज 30 ही है ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ यार डेट को लेकर। जी हाँ, 30 तारीख को, माफ कीजिएगा। हाँ, थोड़ी डेट को लेकर कंफ्यूजन थी आज मुझे। तो आज 30 तारीख को लेक्चर ले रहा हूँ। अगर आज आप 30 को या 1 मई या 2 मई को अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा जैसे 2-4 दिन का वेट करना पड़ सकता है बाकी सब्जेक्ट के लिए। जैसे मेजर अभी लगभग रेडी है, माइनर के सब्जेक्ट रेडी है, फाउंडेशन कोर्स रेडी है, वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन जैसे एमडीसी का कोई एक दो सब्जेक्ट जो रह जाते हैं एमडीसी का या वोकेशनल का, तो वो आपको 1-2 दिन के गैप में आपको वो भी मिल जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों यहीं पर हमारा सेशन होता है कंप्लीट। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे। और आप चाहते हैं मेरे द्वारा डिटेल क्लासेस लेना, एग्जाम के बाद में जुड़े रहना कंटिन्यूअसली,
और सभी सब्जेक्टों को मॉडल पेपर प्राप्त करना, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसको भी दबाना पड़ेगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, हमारी सभी क्लासेस आप तक पहुंच जाए। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अगले कौन से सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। मिलेंगे वो जल्दी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।